व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल रिकॉर्ड माफिया इन यूपी। तो योगी आदित्यनाथ और आज उन्होंने की वीडियो है, तो देखते हैं पूरी वीडियो क्या है, पूरा मामला और क्या कुछ कहना। पूरा मेरे को डिटेल में नहीं पता, तो वीडियो से पता लग जाएगा। बाकी योगी जी हैं तो क्राइम अपने घर रहो, घर भी क्या कहीं भी मत रहो, इलाज तुम्हारा पक्का हो जाएगा। नहीं तो करते वीडियो शुरू। 1 2 3 गो। ये बताइए, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? अभी तो महान क्रांतिकारी अतीक अहमद जी की मौत का गम भी हल्का नहीं हुआ था। अभी तो उसकी मौत के गम में बहाए आंसू भी हम गाल से नहीं पहुंच पाए थे कि पता चला कि एक और महान बांसुरी वादक मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहा। अंसारी जी की मौत के साथ ही देश ने एक ऐसा हीरा खो दिया है जिसकी भरपाई कोहिनूर के हीरे से भी नहीं हो सकती। मुख्तार अंसारी जी की मौत से देश की राजनीति, खेलकूद, कृषि, विज्ञान, आंगनबाड़ी, कला, संस्कृति, बिपाशा, उर्मिला और कटरीना को ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी पूर्ति आने वाले 1.5-2 हजार सालों तक भी नहीं हो पाएगी। मगर ये सब देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि बजाय ऐसी अजीम शख्सियत की मौत पर दुख जताने के कुछ लोग परम पूजनीय अंसारी जी के लिए डॉन और माफिया जैसे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सुनकर मन गोलगप्पों के पानी से भर आता है कि जिस इंसान ने देश की तरक्की के लिए दूसरों का इतना खून बहाया, सॉरी अपना इतना खून बहाया, मगर फिर भी कुछ लोग उस अजीम शख्सियत की मौत पर पटाखे फोड़ रहे हैं। मुझसे ये सब अब देखा नहीं जा रहा दोस्तों, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि माननीय मुख्तार जी पर एक पूरा वीडियो बनाकर हम ये साबित कर देंगे कि उन जैसा नेक, महान, अहिंसा का पुजारी, दूध का धुला, फिनाइल का नहाया दूसरा आदमी आसपास के 100-200 देशों में भी नहीं मिलेगा। मगर इससे पहले कि हम इस महान शख्सियत की कहानी शुरू करें, उससे पहले एक दूसरे महान शख्स से इसकी इजाजत ले लेते हैं। केजरीवाल। अरे सर, हंस काहे रहे हैं? अगर आप बोले तो वीडियो शुरू करें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। और आज हम बात करेंगे महान डफली वादक मुख्तार अंसारी जी के गौरवशाली करियर की। दोस्तों, आदरणीय मुख्तार जी बाल्यकाल से ही जान गए थे कि उन्हें लाइफ में कुछ अलग करना है। होश संभालने पर जब उन्हें पता चला कि उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके मरहूम नाना मोहम्मद उस्मान जी ब्रिगेडियर थे, उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि उन्हें इज्जत वाले इस फैमिली बिजनेस में नहीं जाना है। हम एक अच्छा गुंडा बनते हैं। बाकी अमीर बच्चों की तरह बाप दादाओं के जमे जमाए धंधे को आगे बढ़ाने की बजाय बालक मुख्तार ने अपने लिए संघर्ष का रास्ता चुना। कॉलेज के दिनों में बालक मुख्तार की मुलाकात साधु सिंह नाम के एक ऐसे जोशीले युवा से हुई जो उस वक्त गुंडई का स्टार्टअप शुरू कर रहा था। मुख्तार का भी बचपन से सपना था कि कुछ अपना किया जाए। साधु सिंह से मुलाकात के फौरन बाद मुख्तार भाई ने 50% इक्विटी लेकर बतौर को फाउंडर उन्हें ज्वाइन कर लिया। मैं भी बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहता हूँ। 2-4 छोटे मोटे अपराधों के बाद ही मुख्तार जी को यह समझ में आ गया कि हाँ, यही मेरा पैशन है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे। और एक बार जब उन्हें अपना पैशन मिला तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 के दशक तक पूर्वांचल में साहिब सिंह गैंग का काफी दबदबा था। ये लोग शराब से लेकर बाकी सरकारी ठेके हथिया लिया करते थे। मुख्तार नई सोच का युवा था। उसे लगता था कि इन सब ठेकों में हम यंग लोगों की भी, युवाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अपना यही हक पाने के लिए युवा मुख्तार ने अपना गैंग बना लिया। उस जमाने के बाकी युवाओं की तरह ताश खेलकर टाइम वेस्ट करने की बजाय ये लोग हत्या, लूट और अपहरण जैसे मेहनत वाले काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगे। समाज में बढ़ती बेरोजगारी को देखकर मुख्तार अक्सर भावुक हो जाया करता था। उसे लगता था कि लूट और गुंडागर्दी पर देश के हर युवा का बराबर हक है। इसीलिए 80 के दशक के आखिर में वो अलग अलग इलाकों में हफ्ता वसूली की फ्रेंचाइजी बांटने लगा। अपने एरिया में जब फिरौती लेता था, बल्कि वाराणसी में फ्रेंचाइजियां खोली हुई थी। इस एरिया की फिरौती तुम ले लेना, इस एरिया की फिरौती तुम ले लेना। हालत ये थी
मतलब जिस वक्त अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स अलग अलग शहरों में अपनी फ्रेंचाइजी खोलकर लोगों को बर्गर खिला रहा था, उसी वक्त माननीय मुख्तार जी भी हफ्ता वसूली की फ्रेंचाइजी शुरू कर देश के युवाओं को रोजगार बांट रहे थे। मगर जैसा कि समाज का दस्तूर है, भले आदमी को दुनिया कहां जीने देती है साहब, कहां। 1991 में चंदौली पुलिस ने मासूम मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोप लगा कि मुख्तार भाई को मजबूरन उन दोनों पुलिस वालों की भी हत्या करनी पड़ी जो उन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने से रोक रहे थे। 1995 आते आते मुख्तार भाई मोस्ट वांटेड हो गए। यही वो वक्त था जब यूपी के राजनेता उनकी मासूमियत का फायदा उठा रहे थे। और तभी एक दिन बालक मुख्तार ने इंस्टाग्राम पर स्टीव जॉब्स की वो महान पंक्तियां पढ़ी कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने में वक्त नहीं लगाओगे तो दूसरे आपका इस्तेमाल अपने सपने को पूरा करने में करवाएंगे। मुख्तार भाई के लिए ये यूरेका मोमेंट था। जी हाँ, उन्हें उसी वक्त समझ में आ गया कि खुद गुंडा बनकर नेताओं के हाथों इस्तेमाल होने से अच्छा है कि क्यों न खुद ही नेता बनकर सारा माल बटोरा जाए। और उनके इस फैसले के बाद तो सारा खेल ही बदलने वाला था। इसके बाद आदरणीय मुख्तार जी के जीवन ने क्या करवट ली, इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, अगर आप मेरी बात समझे, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, मुख्तार जी की जीवन गाथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि 90 के दशक में मुख्तार भाई लूट, हत्या और अपहरण की अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। कुछ साल पहले शुरू हुआ उनका गुंडई का स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुका था, मगर इस वक्त तक पुलिस वालों ने इस देव मानुष का जीना हराम कर दिया था। दोस्तों, हार कर इस भले आदमी को राजनीति के दलदल में उतरना ही पड़ा, कूदना पड़ा। 1996 में पहली बार इस युवा नौजवान की मेहनत रंग लाई और वो मऊ से बीएसपी के टिकट पर विधायक बन गए। इसके बाद 2002 से लेकर 2017 तक हमारा ये बांसुरी वादक मऊ से 4 बार विधायक चुना गया। मगर इस बीच 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने माननीय मुख्तार जी का मूड ऑफ कर दिया। 2002 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने 1985 से इनके भाई के पास रही मोहम्मदाबाद सीट से उनको हरा दिया। हर गैरतमंद अपराधी की तरह मुख्तार भाई को भी ये बात बुरी लग गई। दोस्तों, तो क्या हुआ, देश में लोकतंत्र है, तो क्या हुआ, कोई भी यहां चुनाव जीत सकता है, मगर कोई भी इज्जतदार अपराधी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी खानदानी सीट से कोई उसी के भाई को हरा दे। आज कोई उसके भाई को हरा रहा था तो कल कोई उसे भी हरा देगा। यही सब सोचकर मुख्तार भाई के अंदर के न्यायाधीश ने उन्हें ये कहा कि कृष्णानंद को सजा दो, मुख्तार कृष्णानंद को सजा दो। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद जी की हत्या का पूरा प्लान बना लिया। इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। कृष्णानंद जी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे, इसलिए उनकी गाड़ी को भेदने के लिए उनके गैंग को खास कारतूस और गन चाहिए थी। आखिरकार 2005 में उनकी ये तलाश पूरी हो गई। कृष्णानंद जी अपने साथियों के साथ एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने ऐसी जगह पर रोक लिया जहां से गाड़ी का मुड़ना मुश्किल था। उनकी गाड़ी पर 500 गोलियां चलाई गई। इस हमले में कृष्णानंद राय जी और उनके 6 साथियों की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की चोटी कटवाई और अपने हाथ में उनकी शिखा लेकर उनकी मौत का मजाक उड़ाया। बाद में इस मामले की जांच यूपी पुलिस से सीबीआई को दी गई, मगर मुख्तार जी के नरम स्वभाव और अपने बाल बच्चों की सूरत याद करके एक एक गवाह अदालत में मुकर गया। दोस्तों, यहां एक बात गौर करने लायक ये है कि मुख्तार अंसारी के गौरवशाली करियर में जहां उनकी खुद की बहादुरी का योगदान तो था ही, साथ ही समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक के क्रेडिट को भी कम करके नहीं देखा जा सकता। जिस वक्त मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय जी की हत्या प्लान कर रहा था, उसी वक्त यूपी पुलिस के डीएसपी शैलेंद्र सिंह को खबर मिली कि इस मर्डर के लिए मुख्तार अंसारी को भारतीय सेना की अत्याधुनिक कार्बाइन चुरा कर भेजी गई है। इसके बाद शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार के यहां छापा मारकर उस कार्बाइन को बरामद कर लिया। मगर जैसे ही ये बात यूपी के एक बड़े नेताजी को पता चली कि मासूम मुख्तार को एक पुलिस वाला परेशान कर रहा है, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को खूब डांट लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने शैलेंद्र सिंह से ये एफआईआर वापस लेने के लिए भी कहा और बाद में शैलेंद्र सिंह को इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब आपके पास आईओ दूसरा इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा तो नाम मत लीजिए मुख्तार का। तो हमने कहा साहब, मैं वादी बन के उसका नाम लिखाया हूँ, एफआईआर में दर्ज है, अब मैं अपने ही बयान से पलट जाऊंगा, ये संभव नहीं है। तो उसके बाद फिर तमाम बातें हुई। एसटीएफ का हेड वहाँ क्लोज कर दिया गया, मुझे बना यहाँ लखनऊ बुला लिया गया। तमाम तरह से प्रताड़ित करने लगे लोग, अधिकारी भी कहने लगे आपसे बहुत नाराज हैं। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे उसका ही नहीं बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। अगर मुख्तार भी अपराध के सुनहरे रास्तों पर आगे बढ़ता रहा है तो इसमें भी बड़े बड़े लोगों का, न जाने कितने फरिश्तों का हाथ रहा है जो लगातार उनको मुश्किलों से निकालते रहे हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, अभी भी लोग मुख्तार अंदर भाई को हुए हैं। परेशान करने वाले शैलेंद्र सिंह या उन जैसा कोई दूसरा पुलिस वाला ऐसी हरकत न करे, इसके लिए मिसाल पेश करने के लिए शैलेंद्र सिंह को ही 1 साल तक जेल में डाल दिया गया। यानी दोस्तों, यही वो उत्तर प्रदेश की सियासत का और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का वो सुनहरा दौर था जिसे आज बहुत से लोग मिस करते हैं। इतना मेरा यकीन और ईमान है, मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, इसलिए मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। बहुत बार लोग हमें मिटाने की कोशिश की है और आज योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों ने यूपी से वो सुनहरा दौर छीन लिया है दोस्तों, छीन लिया है। मुख्तार अंसारी के गौरवशाली करियर से एक सीख हमें यह भी मिलती है दोस्तों कि इंसान को छोटी मोटी सफलता से खुश होकर रुक नहीं जाना चाहिए। मुख्तार भाई के करियर की सबसे बड़ी खूबी यही रही कि वो एकाध हत्या पर या एकाध दुश्मन को मारने के बाद कभी रुके नहीं, उससे संतुष्ट होकर वो हिमालय पर नहीं चले गए। अपने करियर के शुरू में चंदौली में उन पर 2 पुलिस वालों को मारने का आरोप लगा, मगर वो इससे घबराए भी नहीं। उसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या में भी उनका नाम आया, तो वो इससे भी फूलकर कुप्पा नहीं हो गए। ऐसा नहीं है कि एक बार पुलिस वालों की हत्या में नाम आने पर वो खुश हो गए और उसके बाद 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में भी उनका नाम आया, मगर वो खुद को लगातार इंप्रूव कर रहे थे दोस्तों, इंप्रूव कर रहे थे। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा की किडनैपिंग का क्रेडिट भी लोगों ने इनको दिया, मगर इनका बड़प्पन देखिए, उन्होंने खुद कभी आगे आकर ऐसी कोई डींग हाँकी नहीं। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो बवाल मचा था, अगर उनकी जगह कोई और होता तो ये लाइन ही छोड़ देता, मगर इनकी कमिटमेंट देखिए। कृष्णानंद राय हत्या के मामले में एक गवाह शशिकांत राय की भी रहस्यमय हालत में मौत हो गई। अगस्त 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह के मर्डर में भी मुख्तार भाई का नाम आया। बाद में इस मामले में भी एक गवाह राम सिंह मौर्य की भी हत्या हो गई। अब कुछ लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि उनसे जुड़े मामलों में इतने गवाहों की मौत क्यों हुई। अरे मैं पूछता हूं कि अगर 2 लोगों का कोई मैटर चल रहा है तो तीसरे आदमी को, बोले तो गवाह को, उनकी प्राइवेसी में दखल देने की क्या जरूरत है। अरे जिस फिल्म की उसने टिकट ही नहीं ली, उसका फाइट सीन वो क्यों देख रहा है, गवाह कहीं का। और बिना टिकट लिए अगर फिल्म देखोगे तो सजा मिलेगी। अब ये बात अलग है कि मुख्तार भाई का सजा देने का तरीका थोड़ा अलग था, डिफरेंट। कुल मिलाकर मुख्तार भाई का सारा करियर अच्छा चल रहा था, मगर फिर हुआ ये कि 2017 में यूपी में चुनाव हुए और फिर योगी बाबा मुख्यमंत्री बन गए। ये वही योगी बाबा थे जिनके काफिले पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने अटैक करवाया था। उस हमले में योगी आदित्यनाथ की जान भी जा सकती थी। ये वो वक्त था जब बीजेपी यूपी में 3-4 नंबर की पार्टी हुआ करती थी। न वो केंद्र में थी, न यूपी में उसका कहीं कोई नंबर था, और न किसी को ये खबर थी कि योगी बाबा आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं। मगर देखिए, वक्त का पहिया घूमा। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने और आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि यूपी में जितने भी माफिया हैं या तो वो स्टेट छोड़ दें या फिर अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाएं। इसी बात से घबराकर अंसारी बाबू एक छोटे से मामले में गिरफ्तार होकर पंजाब की जेल में बंद हो गए। मगर योगी जी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनके राज्य का टैलेंट दूसरे स्टेट की जेल में बर्बाद हो जाए। आखिरकार 2021 में गाजेबाजों के साथ उन्हें यूपी की बांदा जेल में ले आया गया। अंसारी और उनके गैंग के 96 लोगों को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया। अंसारी और उनके गुर्गों की 200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। उनके अवैध संपत्तियों को चन चन कर तोड़ा गया। उनके खिलाफ चल रहे 60 से ज्यादा मामलों में 15 में फैसला आ गया। कल तक दहशत का दूसरा नाम कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी एक बेबस और डरा हुआ बूढ़ा बनकर रह गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। पिछले 6 महीनों से वो और उसके घर वाले लगातार ये इल्जाम लगा रहे थे कि जेल में अंसारी की मौत हो सकती है, उसे जहर दिया जा रहा है। मंगलवार को खबर आई कि तबीयत खराब होने के बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है और 28 मार्च की शाम पता लगा कि दिल का दौरा पड़ने से वो नहीं रहा। उनके चाहने वालों के हिसाब से एक नेक दिल, सज्जन, विद्वान, अहिंसा का पुजारी, शराफत का दूसरा नाम कहा जाने वाला शख्स अब नहीं रहा। और जो लोग उनकी इस प्रतिभा से ईर्ष्या करते थे, जलते थे, वो उनकी मौत पर खुश न सही पर दुखी तो नहीं है। बाकी जिन लोगों ने उसके जुल्म सहे, उसकी मौत पर वो अपनी भावनाएं
नहीं छिपा पा रहे। यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। बाकी आप ही बताइए दोस्तों कि अंसारी जी का जीवन परिचय जानने के बाद क्या आपको कोई शक रह गया है कि उन जैसी महान हस्ती विरले ही धरती पर पैदा होती है? खैर, इस मामले पर आपकी जो भी भावनाएं हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उन भावनाओं को उड़ेल दीजिए। उनके जीवन से और भी लोगों को परिचय कराएं, वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों क्या मोटिवेशन मिला होगा आपको? कोई मोटिवेशन नहीं मिला। पहली बात तो वो एक सरकास्टिक वे में बोला है सब कुछ, लेकिन सच्चाई काला चिट्ठा खोल के रख दिया है सामने। ये जो पहले तो वो अतीक अहमद के टाइम पे भी कितने फड़फड़ा रहे थे, वो मसीहा बोलते थे भाई, वो नादान परिंदे जितने भी उड़ते थे ना, ओहो मसीहा था हमारा। ऐसे मसीहे नहीं होते, ये तुम उनकी कमाई खा रहे थे, तुम बीच के वो थे मीडिएटर जो वसूली करते थे सब। ठीक है, जो ये बोलते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर उसको धर्म को टारगेट, वो कौन था? वो दुबे था ना, दुबे था। वो कौन सा इस्लाम से था? उसको भी कोई धर्म टारगेट नहीं, सीधा बोला था योगी जी ने आती, भैया जितने माफिया है ना, माफिया बोला था उन्होंने, कोई भी वो नहीं बोला था कि भाई यार सबको पता है, ये इतने सारे लोग आके नहीं बोलते कि बहुत बढ़िया हुआ। सबको पता है कितना गुंडेगर्दी थी यूपी में, और अभी भी है, वो निपटती जा रही है। पता भाई, बहुत गंदा हाल था। और ये आज का भारत है, वो दूसरे देशों में भी घुसेगा, और अपने देशों में तो जो भी जहां भी मिल जाएगा उनकी रेल बनेगी। मुझे तो वो यही कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ अपने राज्य का टैलेंट, किसी वीडियो जिस तरह से बनाई है। बाय हैट्स ऑफ टू अर्जुन आनंद। लेकिन एक चीज सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते कि एक टाइम पर पॉलिटिशियंस कितने गंदे लेवल पर मिले हुए थे, चलती थी राजनीति, लोगों को डरा नहीं दंगे कराना, भड़काना। यूपी बिहार के अंदर तो इतना बुरा हाल था, अब का तो अभी भी है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा धीरे धीरे अब सुधार आ रहा है। ये जितने पॉलिटिशियंस थे गुंडे पालते थे लिटरली 5-6 बजे, और फिर गुंडों को ही, ये जितने माफिया लोग हैं ना, इन्हीं को इलेक्शन लड़वाना। ये तो हमारे देश की राजनीति थी उस टाइम पर। और लोग कहते हैं पहले का टाइम बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया टाइम था, मेरा सर बढ़िया था, नाश कर दिया इन्होंने लोगों का। फिर ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई। महंगाई जो तुम्हारी ऐसी महंगाई क्यों बढ़िया, इनको महंगाई क्यों लग रही है? जेब में ज्यादा पैसा बच रहा है ना, नहीं तो पहले ये ले जाते थे आधे तो। इसका सही इलाज हुआ, इसका जैसे भी हुआ, चाहे भगवान ने क्या हो, चाहे वैसे कैसे भी हुआ, इसका सही इलाज हुआ। ऐसा का तो होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, उनको दुख हो रहा है ना जिनके बिजनेस इनके थ्रू चल रहे थे, जो फ्रेंचाइजी लेके बैठे थे कि भैया फ्रेंचाइजी क्लोज हो गई हमारी। तो नॉर्मली अगर हेड जाता है तो सीईओ भी तैयार रहते हैं, इनका तो सब निपट गया। और कितने बताए 90 कुछ गिरफ्तार हुए, कितने गिरफ्तार करके, तो ये पूरा वो था, ये इनमें से आईपीएल की टीम बन जाती 11-11 करके। सही इलाज हो रहा है इनका, और इनके तो निपटने चाहिए इनके तो। बल्कि ये तो फिर भी इसको ईजी मिल गया, ऐसा कोई ईजी नहीं मिलना चाहिए, इनके तो बड़े इलाज होने चाहिए पब्लिक भाई। लेकिन सीरियसली जिन्होंने सहा होगा ना इन लोगों का ड्रामा, जो बिजनेसमैन होंगे वहां पर या जो कारोबारी होंगे, वसूली करते थे, ये कॉमेडी मूवीज में ही ठीक लगता है वसूली भाई। ये सब रियल लाइफ में पूछे कि इंसान मेहनत करके कमाता और ऐसे बेवकूफ के बच्चे आ जाते हैं वहां पर। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा, जरूर मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।